अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। पब्लिक को सुहाफिल का सलाम। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत मौजूद है हमारे साथ, और सुबह सुबह हमें सुना रहा है कि इस्लामाबाद की हवा बड़ी खूबसूरत है और ठंडी धूप, ठंडी ठंडी हवाओं का जिक्र कर रहा है। लेकिन यह है कि आज बारिश कराची में हो गई और कराची में मूसलाधार बारिश हुई है, तेज़ बारिश हुई है, तेज़ हवाएं चली हैं। जैसे मौसम तो कुछ गर्मी का बेहतर हो गया है, लेकिन वहाँ पे पानी खड़ा हो गया बहुत से इलाकों में, जैसे लोग परेशान हैं। अर्बन फ्लडिंग का हमने कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था। वो अर्बन फ्लडिंग के हवाले से फिर कराची एक बार निशाना बना है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, पहले हरमीत का रुख कर लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी हरमीत। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब बंसवा। आप अगर मौसम की बात मैं करूं तो मुझे ना, वैसे सही बताऊं तो मैं सुबह सुबह जब आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि हाय रब्बा दोबारा सर्दियाँ लौट आई है। तो धूप में भी वो जो कड़ाकी की धूप थी उसमें भी कमी, अब ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ सर्दियाँ आ गई हैं, लौट के आ गई। और ठंडी ठार हवाएं, ज़ाहिर बात है कि एक तो मरी करीब है हमारे, और वहाँ से भी हवाओं का जो सिलसिला है वो उसका रुख इस्लामाबाद की ओर होता है। लेकिन बहरहाल ये जो बारिशें हुई हैं, हालिया बारिशों की वजह से मौसम में काफ़ी तब्दीली आई। और रात तो यकीन माने कि मेरे ख्याल में दूसरी रात है कि आपको पंखा लगाने की भी जरूरत नहीं है, इस किस्म की हवाएं ठंडी चल रही हैं। तो बड़े मज़े का मौसम है। और आपकी बात दुरुस्त है कि अभी मेरे ख्याल में ये जो आने वाला वीक है इसमें तो धूप ही रहेगी इस एतवार तक। उसके बाद दोबारा मेरे ख्याल में बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। और लाहौर का मौसम सर कदरे बेहतर है, धूप भी निकल आती है तो वो डाइजेस्टेबल होती है। लेकिन हमें जो जून में जनवरी वाली फील आ रही है ना, इस फील के लिए तो बस सारे लाहौरी काफ़ी खुश हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। प्रोग्राम में आज आपसे शेयर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और हम आपसे शेयर करेंगे कि क्या क्या सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल क्या है, माशी सूरत हाल क्या है, IMF क्या कह रहा है, मुल्क में कौन कौन किस तरह से बात कर रहा है। तो टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरी में टॉप ऑफ द स्टोरी में आएंगे। अगेन IMF से मुज़ाकरात जारी और सारी हैं, उनकी सारी शर्तें हमने मान ली। अब मजीद ऐसी कौन सी शर्त है और जो पूरी करेंगे तो वो दस्तखत, सर वो बड़े कीमती दस्तखत जिसके लिए बड़ी तगोद होती है। सारी मईशत हमारी जो है वो उसका दारोमदार इस वक्त बात पे है कि IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते। हालांकि मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा है कि एक दो दिन में ये हो जाएगा, और उसके साथ ही उन्होंने एक चाइना की 2.3 बिलियन डॉलर्स की जो रकम है उसके आने का भी जिक्र किया है कि वो भी कर्ज की सूरत में मिलेगी, जिससे मईशत में थोड़ी सी बेहतरी आएगी। कल जो खबरें आई थी IMF से डील की, उसके नतीजे में ये हुआ कि डॉलर की जो परवाज थी ऊपर की तरफ वो नीचे की तरफ आ गई, और तकरीबन 2 रुपए कमी हुई डॉलर की ओपन मार्केट। और सर लीस्टली अब ये कहा जा रहा है कि टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाने पर इत्तफाक करेंगे तो IMF की आखिरी शर्त पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकती है। बहरहाल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद ऑल सीनियर एनालिस्ट इन आवर शो। आगे बढ़े तो आप टॉप स्टोरीज में बताएंगे कि पंजाब में इसे जिनसी केसेस में काफ़ी हद तक कंपैरेटिवली पहले की निस्बत इजाफा देखा जा रहा है। इसके खिलाफ कहाँ कहाँ पर क्या क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या क्या हुकूमत एमरजेंसी कहाँ कहाँ नाफिज कर रही है, इसके बारे में डिटेल से आपसे शेयर करेंगे। आगे हम जिक्र करेंगे इसका कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इस्लामिया यूनिवर्सिटी को जो मसनूई बारिश का एक प्रोजेक्ट है जिस पर काफ़ी अरसे से स्टूडेंट्स काम कर रहे थे, उसकी अब बाकायदा तौर पर इजाज़त मिल गई। ये स्टूडेंट कब से काम कर रहे थे इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे होम इंटीरियर, खासतौर पे ये सेगमेंट उन लोगों के लिए जो कि अभी घर को इंटीरियर करने के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर शहर चिन्योट का जिक्र आता है तो फर्नीचर का जिक्र आता है, अच्छी लकड़ी का जिक्र आता है, तो ये किस तरह से आप घर को डेकोरेट कर सकते हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और पाकिस्तानी एक नौजवान है जिसने नायाब परिंदों को पाकिस्तान के साथ इम्पोर्ट को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाया है, और नायाब परिंदे वो यहाँ पर पाकिस्तान लेकर आता है और सेल करता है। तो आपको इस वेंडर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सर चलिए हम डेली डोज की तरफ। डेली डोज में पहली खबर हनीफ की ले लें। मेरे ख्याल में सबसे पहले मोहम्मद हनीफ हमारे मारूफ राइटर हैं। केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज उनकी मशहूर किताब थी जिसमें बहुत तहलका मचाया था। उसके अलावा BBC के ऊपर वो व्लॉग्स उनके होते हैं, कॉलम लिखते हैं, तंजिया अंदाज की तहरीरें उनकी होती हैं। उनको बुलवाया गया था डोइचे यूनिवर्सिटी सर, जर्मनी की यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे उनको बुलवाया गया था एक सेमिनार में शिरकत के लिए, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया एहतजाजन। और एहतजाज इस बात के ऊपर किया कि एक फ़लस्तीनी राइटर मोहम्मद अल कुर्द जिनका नाम है, शायर हैं, इनको
पहले इनवाइट किया गया सर, पहले इनवाइट किया गया, फिर उसके बाद वापस ले लिया। कैंसलेशन की गई ना फलस्तीन के इशू की वजह से, और बड़ा बैड जेस्चर है कि पहले आप इनवाइट करें हरमीत, उसके बाद आप, ये ज्यादा इंसल्टिंग हो जाता है ना कि आप पहले इनवाइट कर रहे हैं, बाद में आप वो इनविटेशन कैंसिल कर रहे हैं। बात है कि आप पहले इनवाइट करें और फिर आप कहें कि भैया माजरत, तो जाहिर बात है एक बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है, और दूसरे जो लोग हैं जो उनको सुनना चाहते हैं उनको भी थोड़ा सा वो लग जाता है, एक झटका लग जाता है कि भाई क्या हो गया अचानक, ऐसे क्या हो गया, क्या इस बंदे ने किया क्या। तो ये मेरे ख्याल में ये की जानिब से ये अच्छा इनिशिएटिव पहले तो था। आप इनवाइट ही ना करें फिर, अगर आप नहीं करना चाहते किसी को। हाँ, वो देखो उससे एक बात ये हुई कि जिस चीज़ को मेरे ख्याल में वो दबाना चाह रहे होंगे वो और हाईलाइट हुई होगी। मोहम्मद अल कुर्द फ़लस्तीनी है और 11 बरस की उम्र में उनका घर उनसे छीन लिया गया था। अपनी बहन के साथ उन्होंने सफ़र किया, बहुत सी जगहों पर रहे, वो आवाज़ उठाते हैं फ़लस्तीनियों के हकूक़ की, उस ज़माने से उठाते चले आ रहे हैं जब से उनको बेदखल किया गया था, और उनकी शायरी में भी इस तरह की बातें हैं। अब जो मुंतज़मीन हैं उनका कहना यह है, कॉन्फ्रेंस के, उनका कहना यह है कि ये जो मोहम्मद अल कुर्द हैं इनकी तहरीरों में इसराइल के ख़िलाफ़ बातें होती हैं। आप इसराइल का इन्फ्लुएंस देखो कहाँ कहाँ पहुँचा हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कि जर्मनी जैसे मुल्क में भी वो अपने असर रसूख से उनका नाम निकलवा देते हैं। बस सर ऐसे ना इंटरनल कुछ ऐसे इंटरेक्शंस है जिसकी वजह से दे टुक दिस डिसीजन कि उन्हें, लेकिन मोहम्मद हनीफ का ओवरऑल अगर ट्वीट देखा जाए तो उन्होंने अपनी ट्वीट में बारहा कहा कि मैं एहतजाजन बायकॉट करता हूँ, मैं इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊँगा जिसका इनका जर्मनी की गोएटा यूनिवर्सिटी ने किया है, और वहाँ पर मैं नहीं जा रहा इसलिए क्योंकि ख़ास तौर पर मैं अपने लिखारी जो बहनें हैं, ये भाई हैं, उनको मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, और अगर वो किसी भी चीज़ में बोलते हैं तो कलम जो है वो आज़ाद होता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकता है, बोल सकता है। और अगर सर अल कुर्द की बात की जाए, मोहम्मद अल कुर्द की, तो इनकी बहन है सर मोना, उनके साथ बचपन से कहते हैं कि मैं लिखने की जब कुछ भी कोशिश करता हूँ, चाहे मैं सहाफ़ी के तौर पर लिखूँ, मैं लिखारी के तौर पर लिखूँ, या किसी भी चीज़ को, मैं एहतजाजन उस चीज़ को ज़रूर ऐड करता हूँ जो भी फ़लस्तीन और इसराइल में जो भी हो रहा है। बहरहाल ये मतलब ये बात यह है कि जो लोग मोहम्मद हनीफ की तहरीर को पढ़ेंगे उनको साथ ही मोहम्मद अल कुर्द की शायरी भी मिलेगी, उनके लिंक भी उन्होंने दिए हैं, और ये ज़रूर पढ़े आप मोहम्मद हनीफ का ये जो एहतजाजी उन्होंने ट्वीट किया है उसके साथ मोहम्मद अल कुर्द की शायरी भी पढ़ें, और अंदाज़ा करें कि एक ऐसे शख्स को जिसका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से हो, जिसको बचपन से ही उसके घर से निकाल दिया गया हो, जिसके ख़ानदान के ऊपर और दीगर फ़लस्तीनी रिश्तेदारों के ऊपर बेपनाह जुल्म ढाए हो इसराइल की फ़ौजों ने, उसके जज्बात क्या होते हैं, उसके तासुरात क्या होते हैं। उनकी तहरीर में वो चीज़ आया होती है। अल्टीमेटली अगर आप उनकी तहरीरें पढ़ें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो खुद भी बज़ाते खुद कहते हैं कि बचपन से मैं जो भी लिखता हूँ उस तहरीर में मैं इस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करता हूँ, मैं अपना एहतजाज बचपन से अपनी बहन मोना के साथ रिकॉर्ड करा रहा हूँ अपने कलम की सूरत में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर, डेली डोज की तरफ चलते हैं, और डेली डोज में आपको सबसे पहले सर वो सुना होगा ना कि आस्तीन का सांप और मुहावरे सॉरी तेरे सांपों के बारे में कि सांप वफादार नहीं होता, आस्तीन का सांप है, इसने आस्तीन का सांप पाल रखा है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिससे आज हम आपको मुलाकात ऑन स्क्रीन कराएंगे, मतलब दिखाएंगे आपको वीडियो, कि सांपों को जनाब ये हरमीत मारने की बजाय घर में रख लेते हैं, और कोई 37 एक सांप इनके पास है पालतू, जिसमें से 7 जो है वो जहरीले हैं सर, और 30 के करीब नॉन जहरीले। ये उन्होंने एक सांप के बारे में भी बताया, और वो ये करते ही हैं कि हाँ, अजीब शौक है ना हरमीत। मैं रोज़ साहब, मुझे वैसे एक दोस्त याद आ गए, जब मैं बाहर था तो वो उसको बड़ा शौक होता था सांप पालने का, और इसमें एक किस्म का सांप है उसको देख के वैसे ही खौफ आ जाता है। मैं उसको कई दफ़ा मैंने कहा यार बच्चे छोटे छोटे आपके घर में, पता नहीं सबको हड़प के कर लेगा ये सांप। कहता नहीं नहीं, ये तो ऐसे जहरीला भी नहीं है, और ये 2 इंसानों के साथ ही रहना पसंद करता है। तो उसको देख के भी खौफ आता था, लेकिन वो बड़े प्यार से वो एक साथ उसके को नहलाना या उसका ख्याल रखना, पूरी मॉलिश जो है उसके लिए सारी चीज़ें जो है उसने रखी थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनको बड़ा शौक होता है, और हमारे दोस्त थे बंगाली थे, उसको सांप पकड़ने में बड़ी महारत हासिल थी, और जहरीले सांप भी है वो ज़बरदस्त किस्म से वो पकड़ के ले आते थे और दिखाते हुए हमें थे कि देख लें इसको मैंने कैसे पकड़ा है, ये कुछ भी मुझे नहीं कहेगा। तो ये चीज़ है कि दुनिया में बड़े ज़्यादा शौक जो है लोग मुख्तलिफ चीज़ों के पाते हैं, सांपों का शौक बड़ा ख़तरनाक है। और सर इसका नाम भी यासीन है, और ये भी हरमीत ऐसे शौक रखते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं जहाँ पर सांप होते हैं, वो खुद मारने की बजाय यासीन साहब को बुला लेते हैं, यासीन साहब आज ज़रा सांप आ गया घर में, तो यासीन साहब जाते हैं, सांप पकड़ते हैं, उसको रख लेते हैं, और मुख्तलिफ इकसाम के सांप इनके पास। यासीन ने पकड़ ठेका लिया हुआ है। ठेका, अजीब बात है, मैं देखती हूँ कि
सांप को देखे किसी सूरत भी आपको प्यार नहीं आ सकता सर, वो मतलब पेट हो। अपने अपनी बात है, अपने अपने लोग ऐसे खौफ ही आता होते है हैं जो जिन्होंने पाले होते हैं उनको हाँ, प्यार अपने भी आ शौक रहा की होता बात है। है, बिल्कुल। हाँ, हम देखें तो हमें तो एक वो लिजा सा अजीब सा तासुर आएगा, एक खौफ Scary। का तासुर भी आएगा, क्योंकि हमारा ख्याल यही होता है, हमारे जो आप कह लो नफ्सियात में ये चीज़ शामिल है कि सांप से डरना है भाई, तो हाँ, कि सांप से भाई- डरा जाता है। हाँ, चले अब जाए। वैसे हमारे इलाके में बड़े ज्यादा होते हैं रोज साहब, तो क्योंकि जंगली इलाका है तो वहां पे हम तो पूरा रास्ता ही बदल देते कि भैया दोबारा इसके साथ आमना सामना ना करना पड़े। तो ये तो अच्छा, बड़ा मुश्किल से आपको मैं शौक बता है। दूं कि अपने इर्द गिर्द भी मौजूद सांपों का खास ख्याल रखें, उनको पाले ना, अपने इर्द गिर्द ध्यान रखें कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने जो बेसिकली आस्तीन के सांप है, तो आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। और वो मशहूर है ना, वो जो एक हिंदुस्तानी रिवायत मशहूर है, एक कहानी पुरानी उनकी देव मालाई जिसको बोलते हैं, क्या सर? कहानी है कि अगर सांप के जोड़े में किसी एक को मारा जाए तो दूसरा जो है वो इंतकाम लेने के लिए आता है, हाँ। और उसके ऊपर वो मशहूर फिल्म थी नागिन हिंदुस्तान की, अच्छा। वो भी बनी हुई। तो इसका ख्याल रखिए, अपनी अगली जिंदगी में इसका ख्याल रखिए कि आपके लेकिन आसपास हकीकत से इसका कोई सांप- ताल्लुक अच्छा रूस साहब, ये चीज जो है ना, ये बहुत ज्यादा इलाकों में पाई जाती है। मुझे थाईलैंड का वाकया याद है कि मैं सफर कर रहा था और अचानक इसी किस्म का सांप मुझे मिला और मैंने बड़ी बहादुरी दिखाई और मैंने मार दिया। ये वैसे मैं माजर इसके लिए वाह, कर रहा हरमीत, हूँ, वाह। लेकिन उसके बाद ना लोग वहां जमा हुए और मुझे कहा कि दोबारा इस एरिया में ना आना, अब इसका जो साथी आपको ढूंढ के छोड़ेगा नहीं। सर, सी- उस इलाके में मैं जाता रहा फिर, लेकिन साथी नहीं मिला मुझे दोबारा। तो ये चीजें आपकी बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ इलाकों में ये चीजें पाई जाती हैं। हरमीत, उसके साथी को भी किसी ने आप जैसे ने मार दिया होगा। एक और कहावत भी होती है, और वो ये है कि जब 100 बरस का सांस हो जाता है तो तो फिर इंसान वो बन जाता अपनी जिस्मानी हालत को तब्दील करने पे कादिर हो जाता है, वो इंसानों की शक्ल में भी आ जाता हाँ है। सर, ये भी मतलब काफी इंसानों की शक्ल में हमने सांप तो बहुत देखे हाँ, हैं, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी फिल्में भी बनी है इस किस्म की, हाँ, जो आपने फिल्में भी देखी बनी इसी का होंगी। तो जिक्र कर रही थी बार बार कि इंसानों की सूरत में जो आपके पास पलने वाले सांप हैं उनका ख्याल रखिए, उनके डसने से बचे। अगले बहरहाल, चलें जी, आगे आगे बढ़ते हैं। काफी लंबी ये हो गई बात हमारी आप दुरुस्त पहली कर रही है, खबर। सो इसके साथ मैं एग्री हूँ। Yes, सांप कहानी हमने काफी कर ली, आगे काफी चलते कर हैं। ली है। अब सुबह सुबह मगरमच्छ कहानी करें अब। मगरमच्छ कहानी करते हैं, और ये भी मतलब पेट रखने वाला हाँ। शौक है। माहीगीर है जिसने मगरमच्छ दुनिया के की आंसू। सबसे बड़ी स्ट्रिंगले मछली, अच्छा, स्टिंगरे, पहले स्ट्रिंगले। मछली का जिक्र करेंगे मछली का जिक्र ठीक करते हैं। उसने पकड़ लिया सर, आप। अच्छा, और सर उसने पकड़ ली, और ऐसे कि वो तो इस बात पे खुद बड़ा खुश है कि आप देखें, आपको हम ऑन स्क्रीन दिखा भी रहे हैं सर, दुनिया की सबसे बड़ी, और इस मछली को कहते हैं स्ट्रिंगरे। स्टिंगरे बहुत मशहूर है। स्टिंगरे उसकी वजह यह है कि ये इसकी दुम बिल्कुल तलवार की धार की तरह तेज होती है, और ये अगर किसी को मार दे अपनी दुम तो तो कट वो सकती- हलाकत भी हो सकती है। बड़ी खौफनाक मछली मतलब ये होती है। बहरहाल इतनी बड़ी साइज में कभी पकड़ी नहीं गई थी पहले, और ये बहुत बड़े साइज में पकड़ी गई है अब। मतलब 300 किलोग्राम सर इसका वजन, और देखिए और वो कितने सब सारे आपको लोग- याद होगा कि एक टीवी एंकर जो थे, जो बहुत जी। ज्यादा प्रोग्राम करते थे मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया के। डॉक्यूमेंट्री, उसकी डेथ भी इसी वजह से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के एंकर से, बिल्कुल। नाम उनका इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि वो बिल्कुल उनकी डेथ इसी वजह से हुई थी। चलिए आगे सर, जी। आगे बढ़ते हैं। अब आज हमने कोई दरियाओं समुद्रों से और मगरमच्छों से और मछली से, और हमने सांपों से नहीं निकलना सर, हमारा सुबह डिस्कवरी हो गया है। अगली खबर भी डेली डोज में हम आपको यही देंगे कि मोहम्मद शख्स की मगरमच्छ को सर इतनी खूबसूरती से मासूमाना अंदाज में फ्राई पैन से मारने की कोशिश। अब आपको दिखाते भी हैं कि जनाब कहाँ इतना वलवला और जोश इनमें आया कि उन्हें कुछ नहीं हाथ लगा, तो उन्होंने कहा चलो फ्राई पैन से ही मगरमच्छ को मारते हैं। उसके बाद से वो जान के लाले पड़े होंगे तो उसने ऑप्शन ही नहीं होगा उसके पास, यही था बचने का। अच्छा, फ्राई कितनी पैन तो कितनी उसने कहा, ये बहादुरी से ऐसे हथियार के तौर पर बंदूक इस्तेमाल ही है कर उनके लेते हाथ हैं। में। ये देखो, वो देखें, और सर ये इतनी देखो, और बहादुरी मगरमच्छ से डर के भाग भी गया है फिर। भाग भी गया सर, वाकई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद से मुख्तलिफ लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, ट्वीट्स भी किए हैं कि आइंदा जब मैं दरिया के किनारे जाऊंगा तो मुझे फ्राई पता है पैन फ्राइंग पैन में साथ लेके जाऊंगा। और शुक्र करो कि उसने उसको पकड़ के उसको पका नहीं लिया फ्राइंग पैन में। सही बात है कि लोग तो कर भी लेते हैं सर। हाँ, और दूसरी बात जल्दी है कि फ्राई आप नहीं किया। उसकी दीदा दलीली देखें कि वो नीचे ऐसे उतर रहा है जैसे उसके हाथ में बंदूक हो, वो उस बंदूक से शिकार करने जा रहा हो, और वो बाकायदा तौर पर अच्छा साकिन है, गया है। ओ माय गॉड, सी दिस वन, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा भाई। मगरमच्छ को तो भगा दिया हमने फ्राई पैन से। अब आगे चलते हैं, जरा आगे ये चलते है हैं। मगरमच्छ भगाने का सही तरीका। हाँ, सही तरीका, हमने आपको तरीका बताया, दरअसल खबर नहीं दी हमने आपको। फ्राई पैन लेके जाए अगर आप ऐसे इलाकों में जा रहे हैं तो। वो एक बड़ी मज़े की बात करते थे कि आपको पता है कि मगरमच्छ पकड़ने का तरीका क्या है? अच्छा, क्या तरीका? नहीं मुझे नहीं पता, फ्राई पैन से पकड़ लेंगे। नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं मगरमच्छ पकड़ने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? एक चिमटी होनी चाहिए, ओके,
ठीक है, एक दूरबीन होनी चाहिए, एक माचिस की डिबिया होनी चाहिए। बस कैसे? अब उल्टी दूरबीन से मगरमच्छ को देखें, वो छोटा नजर आएगा, चिमटी से पकड़ के उसको माचिस की डिबिया में डालना। सही कह रहे हैं। ऐसे ही करेंगे अरमीत आप, ठीक है। चले जी आगे बढ़ते हैं। बड़ी अच्छी खबर है। मुझे खबर जब मैंने अपने रनडाउन में देखी तो मुझे खुशी भी हुई बड़ी देखकर और सुनकर। कुव्वत समात से महरूम सर ये बच्चा है। सोचिए आपकी सारी ज़िंदगी आपने आवाज़ ना सुनी हो, आपके कानों में आपकी समात पे कोई चीज़ असरअंदाज ना हुई हो। ये बच्चा है सर, इससे पहली दफ़ा जब आवाज़ सुनी तो इनका जो एक्सप्रेशन था और जो जेस्चर था वो काबिल दीद था। हम भी आपको दिखाते हैं। ये वो बच्चा है जो समाज से महरूम था और जब इसने पहली दफ़ा आवाज़ सुनी अपने इर्द गिर्द तो खुशी से खिलखिला उठा। और ये साइंस और टेक्नोलॉजी की जो कारनामे है ना, सही बात है ये सर। पढ़ के बड़ी खुशी होती है। जहाँ इंसान की खिदमत के लिए लोग एक से एक बढ़ के आगे काम कर रहे हैं, इजाज़ात कर रहे हैं। और ये देखो ना उस चेहरे के ऊपर उसके जो तासुरात हैं। वो क्लैपिंग की आवाज़ सुन के सर खुश हो रहा है। देखिए इर्द गिर्द उसके नाना क्लैप कर रहे तो उसको लग रहा है अच्छा मुझे आवाज़ आ रही है। उससे पहले मैं सिर्फ देखता था कि अगर आप हाथ हिला के क्लैपिंग कर रहे हैं तो उसका जेस्चर ये है, लेकिन उसका साउंड कैसे है आई डोंट नो। और ये बच्चा बड़ा खुश हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। अभी शुरू में तो वो सिर्फ देख रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए जी बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली डेली डोज जो है हमारी सर वो ये है, वो जिसका हमने पहले जिक्र कर दिया सर, टॉप ऑफ द स्टोरीज में हमने इसका जिक्र कर दिया था, मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद अल कुर्द की। इसको बात को डिस्कस कर लिया था। अब हमने मेरे ख्याल से एक ब्रेक लेनी है। हाँ ब्रेक डेली की डोज के बाद हम लेंगे एक ब्रेक, के बाद हम आएंगे वापस और वापस आके फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम नवाज जी। ब्रेक के बाद पंजाब में जो जिनसी जराइम में इजाफा हुआ है उसकी वजह से हुकाम बहुत परेशान है। हुकाम क्या, आम आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। बेशुमार वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पे ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं, छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं और उस हवाले से एक एमरजेंसी लगाने का सोचा गया है। वो एमरजेंसी क्या हो सकती है, क्या इक़दाम किए जाएंगे? कानून तो पहले भी मौजूद है लेकिन लोग पकड़े भी जाते हैं तो उनको उस तरह से सज़ाएँ नहीं मिल पाती कि वो नमूना इबरत बन सकें, एक निशान इबरत मतलब वो उनको बनाया जाए इबरत का निशान इस तरीके से कि लोग जिनसी जराइम से मना रहे हैं। बहुत से वाक़यात हैं। वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं। वकास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताओ कि ये इमरजेंसी लगाने का कोई फ़ायदा होगा? वाक़यात तो बहुत ज़्यादा है और उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, माशरे में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और उसके मुख्तलिफ हल जो है वो भी सोशल माहिरीन बताते रहते हैं। लेकिन आपके ख्याल में ये इमरजेंसी जो अब लगाई जा रही है इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए राउत साहब, लास्ट 2 मंथ्स के अंदर अगर हम पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब के अंदर केसेस देखें पर्टेनिंग टू रेप, किडनैपिंग और बच्चों से जिनसी तशद्दुद के वाक़यात, इनकी रेप के मामला, तो 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब के अंदर। और उससे 2 माह कबल देखें जो PTI की दौरे हुकूमत थी तो उसमें 900 वाक़यात रिपोर्ट हुए। नटशेल के लास्ट 4 महीनों के अंदर पंजाब में 1600 मुकदमा जो है वो रजिस्टर हुए हैं पर्टेनिंग टू रेप। एंड दिस इज द वर्स्ट कि हमारा मुल्क जिसमें हम सबसे ज्यादा फोकस लास्ट 2 सालों पे शायद एंटी रेप ऑर्डिनेंस पे कर रहे हैं, ज़ैन बिल पे कर रहे हैं, जिनसी हरासगी से मुतल्लिक कवानीन बनाने पे कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट लेजिस्लेशन जिससे घरों में खवातीन को महफूज किया जा सके, वर्क प्लेस में खवातीन को महफूज किया जा सके। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अभी भी लास्ट 4 महीने के स्टैटिस्टिक्स को उठा के देख लिए तो ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाती है कि 1600 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो आपने अपने इंट्रो के अंदर बात की कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन तो पहले से मौजूद हैं, बिल्कुल कवानीन मौजूद हैं और जहाँ पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो इनका निफास है, एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान में जो प्री पार्टीशन लॉ है तज़ीरात पाकिस्तान वो 150 साल पुराना है, जो आज भी पाकिस्तान में इसी तरह चलता आ रहा है, जिसके सेक्शन 376 में रेप के मुजरिम के लिए जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। इसी तरह 2020 और 21 में ज़ैन बिल बनाया गया, एंटी रेप ऑर्डिनेंस बनाया गया। दोनों में जो रेप के मुजरिम की सज़ा है वो सज़ाए मौत है। लेकिन इतने ज़्यादा कवानीन होने के बावजूद भी क्यों इन मुल्जिमान को सज़ाएं नहीं दी जाती? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, जो प्रोसिक्यूशन है वो बड़ी कमज़ोर है, फीबल है, जिसकी वजह से इन मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। 2016 से 2020 तक 1 दर्जन के करीब इस तरह के कवानीन पाकिस्तान में बनाए जा चुके हैं जिससे
वर्क प्लेस पे, डोमेस्टिकली, मोहल्लों में, गली कूचों में और पूरे पब्लिकली खवातीन को महफूज किया जा सके। और जो मैंने 150 साल पुराने कानून की बात की, उसमें सेक्शन 509 मौजूद है कि अगर कोई किसी खतून की तरफ घूरता भी है तो वो भी हैरेसमेंट के जिम्मे में आता है और उसके लिए 3 साल की सजा रखी गई है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली जब तक हम इन्फोर्समेंट की तरफ, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं आएंगे, कभी भी कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती। ये जो इमरजेंसी इनकी तरफ से नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, आई मस्ट एप्रिशिएट एंड एडमायर देयर कंसर्न कि जो आपने जिस चीज का जिक्र किया कि माशी माहिरीन से भी बात की, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त उन देशनाक और कर्बनाक हालात है, इसके बावजूद भी ये जो हमारा एस्पेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियासत का सबसे जो बुनियादी काम है, जो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 9 वो राइट टू लाइफ है, वो इज्जत, आबरू और माल जान का तहफ्फुज देना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। तो पंजाब हुकूमत का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि तमाम थानों पे जी वकास, ये हरमीत अवैसल मौजूद है। जी हरमीत। अच्छा वकास, बात आपकी दुरुस्त है कि कवानीन को अगर हम देखें तो सदियों पुराने वो अंग्रेज के बनाए वो कवानीन है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगता कि हम देखते हैं कि जो एक तो तादाद बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो विक्टिम फैमिली अगर वो पुलिस के पास जाती है तो वहां पे मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि पुलिस उसी तरह उनके साथ, मैंने कई केसेस, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ, बहुत सारे खवातीन जो हैं उनके साथ ये हरेसमेंट हुई है, लेकिन वो जब थाने गई हैं तो वहां पे वो सपोर्ट नहीं मिला। और उमूमन ये होता है कि जो मुलजिम है, यानी जो मुजरिम नहीं बना मुलजिम है, उसके हक में ऐसे से या तो दफात ऐसी शामिल की जाती हैं। ये बताएं कि क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है पुलिस की कि वो दफात इस किस्म की डाल लेती है कि अदालत में जाके प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है और मुलजिम जो है उसको बड़े आसानी से छूट मिल जाती है। बिल्कुल हरमीत, जो है एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। हमारा जिस वक्त पुलिसिंग का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल बजाय इसके कि ये किसी अग्रीड पर्सन को, किसी मुस्तगीज को, मुद्दई पर, किसी ऐसी बच्ची या बेटी के जिसकी इज्जत को तार कर दिया गया, उसके सर पे साया शफकत रखे, उसकी दाद रसी करे, उसे कानूनी मामलत दे, ये यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पे वो बच्ची या वो बेटी या वो बहन जिसके साथ कोई जिनसी हरासगी का वाकया पेश आता है, कोई हरासमेंट होती है, उसकी बच्ची कुछ चीजें जो है इन पुलिस स्टेशन के अंदर उतार दी जाती है। इस तरह के वल्गर क्वेश्चन उससे किए जाते हैं, जानबूझ के हरासा किया जाता है। और ये मैं कोई अपने पास से ये बात नहीं कह रहा, बल्कि आप ही के चैनल्स और बहुत से दीगर चैनल्स ने जब पुलिस के हरासमेंट के अंदर इश्यूज जो हाईलाइट किए तो उनमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो इन पुलिस ऑफिसर्स ने थाने की हदूद के अंदर ही रूनुमा किए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ द एटीट्यूड ऑफ पुलिस के वो बच्चियां जो कि पुलिस की तरफ बड़ी उम्मीद, बड़ी निगाह से देखती हैं, जिनकी इज्जतें लूट ली जाती है, असमतदरी की जाती है। रियासत का काम है इज्जत, आबरू, मालजान का तहफ़्फ़ुज़ करना। और वो लोग जो जानवरों की तरह, दरिंदों की तरह, शैतानों की तरह और जाबराना हरकतें करते हैं इन बच्चियों बेटियों के साथ, रियासत का काम है कि वो इन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के थ्रू इस चीज को इंश्योर करे कि क्वालिटेटिव पीस ऑफ चलान बनाए, बिल्कुल ठीक है वकास, इन्वेस्टिगेशन करो। बिल्कुल सही है, इन बनाए। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, जो बात सामने आती है वो ये है कि पुलिस के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पे जब थाने में जाए कोई भी विक्टिम तो अपने आप को महफूज तस्वुर करे, जो कि वो महफूज तस्वुर नहीं करते लोग। और पुलिस बजाय इसके कि मदद करने की कोई ना कोई ऐसे लूप होल तलाश करती है जिसमें मुलजिम बच सके। अभी चलता है एक ब्रेक की तरफ। हाल में सर मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि आपको भी इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा कानून कहाँ पर किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हक के लिए, ख़ासतौर पर ख़वातीन, ये भी ज़रूरी है। तो उसको स्टडी करें और अपने हक के लिए, कानून के लिए आप खुद भी आवाज़ उठानी चाहिए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रेक के बाद पाकिस्तान की मुआशी हालत इस वक्त इंतहाई दिगरगूं है, इंतहाई ख़राब हालात हमारे गुजर रहे हैं और उसकी वजूहात मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम भी बयान करते चले आए हैं और मुख्तलिफ अखबारात में भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी एक मुआहदा है जो IMF से होना है, उसमें कहा तो ये जा रहा है कि तातुल ख़त्म हो गया है और अब 2-3 दिन के अंदर मुआहदा हो जाएगा और $1 अरब पाकिस्तान को मिल जाएंगे। इसके साथ ही चाइनीज़ बैंकों के कंसोर्शियम से $2.3 बिलियन भी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद हालात में कुछ बेहतरी आने की तवक्को है। लेकिन इसके लिए कुछ अहदाफ ऐसे हैं जो मुकर्रर किए गए हैं। टैक्सों की वसूली का हदफ है जिसके अंदर इजाफा करना जो है वो कहा गया है पाकिस्तान को कि वो उसके अंदर इजाफा करे। और क्या इक़दाम हैं, इन पैसों के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी सूरत हाल बेहतर होगी। फ़ारूक सलीम साहब हमारे मुआशियात हैं, हम उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर सबसे पहले तो यही फरमाइए कि ये जो $1 अरब IMF से है और जो 2.3 कंसोर्शियम से चाइना के आने का है, ये वक्ती फ़ायदा होगा, इससे कोई थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर देर तक के लिए आएगा फ़ायदा, फिर उसके बाद जो बातें आ रही हैं पेट्रोलियम लेवी 5 रुपये हर महीने बढ़ाई जाएगी, इसको बात 30 कह रहे हैं, बात 50 रुपये तक कह रहे हैं लेके जाना है, इनसे क्या मामला होंगे? पेट्रोल महंगा होगा और ज़्यादा, फिर बिजली के नर्ख की बात आ रही है कि वो भी बढ़ाए जाएंगे, इससे जो एक महंगाई का असर है वो कितना ज़्यादा होगा? मैंने बहुत से सवाल कर लिए आपसे, लेकिन आपसे उम्मीद यही है कि इनके आप जवाब देंगे। जी, मैं कोशिश करता हूँ एक के बाद सभी सवाल का जवाब देने का। देखिए, पहला तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अगर हम सामने रख लें कि 11 अप्रैल को जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था वजारत उज़्मा का, तो उस वक्त हमारे सेंट्रल बैंक के पास कोई 10.4 अरब डॉलर पड़े थे। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और हमारे पास कोई 6 या 7 हफ्तों से ज्यादा के इंपोर्ट कवरेज नहीं था। अब मैं अपने घर में, आप अपने घर में हम कोशिश करते हैं कि अगले 6 महीने साल का कुछ प्लान बना के रखें, तो यहाँ पूरे मुल्क के पास जो है वो 6-7 हफ्तों से ज्यादा का इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। और आलमी मंडियां ये पैगाम दे रही थी कि पाकिस्तान भी बनने चला है श्रीलंका। जून की 30 तारीख तक वो बताया जा रहा था कि पाकिस्तान भी डिफॉल्ट में चला जाएगा। तो वहां पे मैं समझता हूं कि हुकूमत की एक तरजीह थी और पाकिस्तानियों की जो 22 करोड़ शहरी हैं उनकी तरजीह थोड़ी सी फर्क थी। जैसे आपने कहा कि महंगाई का एक बोझ है पाकिस्तानियों के ऊपर, लेकिन हुकूमती तरजीह मैं समझता हूं कि उस वक्त ये थी कि पाकिस्तान को किस तरह डिफॉल्ट से बचाना है। अब जो हमने पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं IMF की तरफ से और हमारी वजारत खजाना की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, मुझे महसूस ये हो रहा है कि हुकूमत ने जो डिफॉल्ट का खतरा है उससे पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। अब डिफॉल्ट के खतरे से हम बाहर हैं। अब आ जाएगा अवाम के ऊपर जो बोझ है, जो आपने पेट्रोलियम का जिक्र किया, बिल्कुल 50 रुपए का वादा किया गया है IMF के साथ, और वो मैं समझता हूँ कि काफी वहां पे फौरन लगा दें। तो यहाँ पे शायद डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने मेरे ख्याल में कामयाबी से मुज़ाकरात किए हैं और वो स्टैगर कर दिया है कि हर महीने जो है वो 5 रुपए इजाफी टैक्स लगेगा। अब आप जानते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो तकरीबन मईशत में हर चीज की कीमत महंगी हो जाती है। आपके ट्रकों के किराए बढ़ जाएंगे, सामान जो सब्जी आती है, जो गोश्त आता है, जो बाकी चीजें आती हैं फार्म से मार्केट तक, उनका किराया जब बढ़ जाएगा तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी, बसों के किराए बढ़ जाएंगे, तो तकरीबन हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो महंगाई का एक नया तूफान तो आपको नजर आएगा अगले 4 से 5 हफ्तों के अंदर। उसका असर, जो ये कीमतें हमने बढ़ाई हैं, हुकूमत ने बढ़ाई हैं, उनका असर आपके और मुझे मेरे ऊपर पड़ेगा। लेकिन डिफॉल्ट का जो खतरा है वो रऊफ साहब उससे हम निकल गए। ठीक है हरमीत। अच्छा जी। अच्छा सर, अब तो आपकी बात दुरुस्त है कि चलो एक डिफॉल्ट से हम निकल गए और जो श्रीलंका की मिसालें दी जा रही थी हमारे यहाँ भी दी जा रही थी, लेकिन सर अब ये बताएं कि अब मामला जो है जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि 5 रुपए मजीद जो है मंथली ये जिस तरह बढ़ेगा, तो क्या जो सितंबर में नई कंडीशन होंगी, क्या आपको लगता है कि उसमें मजीद ऐसी सख्त कंडीशन रखी जाएंगी कि वो भी उसी तरह आवाम जो है उसका बोझ जो आवाम पर ही पड़ेगा, और चाहे पेट्रोलियम मसनूआत या दीगर चीज़ें हैं उसको भी उसी तरह महंगा कर दिया जाएगा? सर देखिए हरमीत साहब, मेरा ख्याल है कि जो कड़वी गोलियां थी उनका बेशतर उन गोलियों का ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है, आपके सामने है। बिजली की कीमत को 7 रुपए यूनिट ऊपर चली गई है। ओगरा ने कोई 40-45% गैस की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। इसी तरह ये 5 रुपए फी लीटर जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स आना है वो भी आपके सामने है। तो कड़वी गोलियों का ऐलान तो ज्यादातर का कर दिया गया है। ये बोझ हमारे ऊपर पड़ने हैं और इसको हमने बर्दाश्त करना है। हुकूमत में समझता हूँ कि उसके लिए एक मेरी राय ये हो सकती है कि महंगाई तो उसके कंट्रोल में नहीं है। लार्जली ये इम्पोर्टेड महंगाई है।
पाकिस्तान जैसा मुल्क जो 90% अपना पेट्रोल और डीजल बैरूनी ममालिक से इंपोर्ट करता है, और जब बैरूनी ममालिक में इसकी कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। फिर अगर आप देखें कि अमेरिका ने अभी अपनी अफरात ज़र का ऐलान किया है, वहाँ पे जो महंगाई की शरह है वो 8.6% पे आई है, जो अमेरिका की 40 साल तारीख में बुलंद तरीन है। इसी तरह बरतानिया में 9% आई है, और वो बरतानिया की जो 40-45 साल तारीख का बुलंद तरीन है। तो दुनिया भर में महंगाई है, पाकिस्तान में भी आएगी। मेरी राय हुकूमत से ये होगी कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे मईशत का पहिया जो है वो थोड़ी उसकी रफ्तार तेज हो जाए, जिसके नतीजे में आपकी और मेरी जो औसतन आमदन है वो कुछ बढ़ जाए। तो महंगाई तो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन अगर हुकूमत मुआशी पॉलिसी ऐसी बनाई जाए, जी बहुत तो मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मुआशी पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिससे पहिया थोड़ा सा तेज़ हो और हमारी आमदन में कुछ इजाफा हो, यही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। लेकिन अच्छी बात सर, अच्छी खबर ये है कि कड़वी गोलियां मैक्सिमम खा ली गई हैं इस IMF के दस्तखत के बाद। हो सकता है कि चीज़ें मजीद इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। एक और ब्रेक लेनी है हमने, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और प्रोग्राम की सेगमेंट में हमेशा हमारी कोशिश होती है टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई ऐसी बात करने की जिससे हम आपको बता सकें कि बहुत सारे इदारे, तालीमी इदारे और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं और तलबात जो हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का आलमी स्तर पर इमेज अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जा सकता है। यही एक इनिशिएटिव पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी की जानिब से लिया गया है। इस्लामिया कॉलेज को हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकायदा मंजूरी मिल गई है मसनूई बारिश की। इस प्रोजेक्ट पर कब से काम किया जा रहा है, आगे क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर बात करने के लिए अतर महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और वाइस चांसलर हैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी के। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं सर। शुक्रिया। कैसे आप, ठीक है? जी मैं खैरियत सर, वेलकम टू द शो। सर कहिएगा कि कितनी देर से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और बेसिकली इसके अहदाफ जो हैं वो क्या है? जी ये जो प्रोजेक्ट है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर तकरीबन 1 साल से इसकी फिजिबिलिटी पर काम कर रही थी, जिसमें हमने इस टेक्नोलॉजी की इवैल्यूएशन और असेसमेंट की और अपनी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक फिर इसके लिए प्रपोज़ल बनाया। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान दुनिया के तकरीबन सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में से, और पाकिस्तान का जो वस्ती इलाका है जिसमें बहावलपुर भी शामिल है, वो उनमें भी सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं उसमें बहावलपुर है। जैसे मिसाल के तौर पे इस साल तकरीबन मौसम बहार वहाँ नहीं आया, तो जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इसकी जो चीज़ इसको ड्राइव कर रही है उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को जो चीज़ ड्राइव कर रही है वो ये है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से इंसान ने जो मशीनें ईजाद की, गाड़ियाँ ईजाद की, तो उसमें जो फॉसल फ्यूल्स हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिक मादे थे जो करोड़ों साल पहले कार्बन हमारी फ़िज़ा से निकल गया था और ज़मीन में धंस गया था, और जो एक बैलेंस क्रिएट हुआ था जिसमें हमारी ज़िंदगी जिस तरह अभी मौजूद है पनप रही थी। लेकिन अब ये है कि फॉसल फ्यूल्स के बेदरेग इस्तेमाल से पिछले 200 साल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो तनासुब है वो बढ़ गया है, और वो एक ऐसी गैस है जो गर्मी को रिटेन करती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट एक होता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर क्या हो रहा है कि जो मौसम के पैटर्न्स हैं वो इरेटिक हो गए हैं, बारिशों के पैटर्न्स काफ़ी इरेटिक हो गए हैं, खुश्क साली आ रही है या शदीद तूफ़ानी बारिशें होती हैं, उस जगह बारिशें होती हैं जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खुश्क साली आ जाती है। तो हमारा जो बहावलपुर डिवीज़न है वो भी इन तब्दीलियों से मुतासर हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो टेम्परेचर का राइज़ है, अब जो पिछले 30 से 40 सालों में 1 दर्जा टेम्परेचर बढ़ा है, उसकी वजह से जो मौसम बहार है और ख़ज़ाएँ और सर्दियाँ उनके दिन कम हो गए और 33 दिन गर्मी औसतन हमारे इलाके में बढ़ गई है। और ये प्रिडिक्टेड है कि अगर ये रोका ना गया इसको, इस मौसमियाती तब्दीली को, तो तकरीबन अगले 20 से 25 सालों में 1 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे जो गर्मी है मज़ीद 30 से 40 दिन बढ़ जाएंगी। अच्छा, ऐसा होने से नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि हमारी बहुत सारी फसलें और फल जो होते हैं वो उनके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं फ्रूट बेयरिंग के, जिसमें उनमें फल लगता है, उनको ख़ास चिलिंग टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब वो टेम्परेचर नहीं आएगा तो उनमें फल बनने का अमल नहीं बनेगा, बनेगा भी तो उसमें रस कम होगा, जैसे कि आपके हुआ, जैसे इस दफ़ा वीट के ऊपर, गंदम की 2 बातें, छोटा रह गया, छोटा इसलिए रह गया
कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो फसल बिल्कुल, आम 3 से को 4 देखें, हफ्ते वो पहले भी। पककर तैयार हो गई और उस दौरान उसको वो ग्रो करने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं तो मिला। यील्ड कम हो True, very गई, true. यील्ड भी कम होगी, कुछ फसलें काम करना बंद कर देंगी, कुछ वैरायटीज़। तो इसके लिए हमें कुछ करना है, नई वैरायटीज़ बनानी होंगी, लेकिन इसके अलावा जैसे दुनिया में कहा जाता है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो एक्शन है वो तो होगा कलेक्टिव, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हर एक इलाके में अपनी सिचुएशन के मुताबिक होगी। तो हमने बहावलपुर में ये जो बारिश बरसाने का मंसूबा है, ख़ास तौर पे उधर की सिचुएशन को देख के बनाया है, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्यों वहाँ पे ये तजर्बा कामयाब हो सकता है। ठीक है, एक तो ये भी बताइएगा और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि इसको क्या तरीक़ेकार क्या करेंगे कि जैसे बारिश होगी। जी, ये दो बातें हैं। तो पहली बात ये कि जो कुदरती बारिश का अमल है उसमें जो वाटर साइकिल है जो क्लास 6 से बच्चों को पढ़ाई जाती है और बहुत वेल अंडरस्टूड है कि पानी बुखारात बन के उड़ता है, हवा में नमी की सूरत में मौजूद होता बिल्कुल है, ऐसे फिर हवा में बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं जो ज़मीन में मुख्तलिफ तरह के ज़र्रात पैदा होते हैं, सूखने से, डस्ट से चीज़ें जलाई जाती हैं। तो ये जो एरोसोल पार्टिकल्स इनको कहा जाता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में बड़ी तादाद में होते हैं। सही। अच्छा, इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं कि पानी से मोहब्बत होती है, पानी इनसे जुड़ता है। कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं जिनसे पानी जुड़ता नहीं है। तो जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो क्लाउड कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई बनते हैं कि वो भी फ़िज़ा में मौजूद होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं वाटर वेपर की सूरत में। तो इन के साथ वो जुड़ते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूल है आपके इल्म में होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की जो साइड है वो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज होती है। सही। तो ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज जनरली होते हैं, तो पानी इनसे चिपकता है और फिर ज़र्रा बनना शुरू होता है, कतरा, पानी का कतरा बनना शुरू होता है। और जब वो पानी का कतरा बड़ा होता है तो बादल डेंस होता है। इवेंचुअली जब उसका साइज़ एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से 2-3-4 मिलीमीटर से बड़ा उसका डायमीटर हो जाता है तो ग्रेविटी उसको खींचती है नीचे और वो बारिश की सूरत में बरसता है। तो ये तो कुदरती अमल है। ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इसी कुदरती अमल को, यानी क्लाउड की जो नेचुरल फिजिक्स है उसको एक्सप्लॉइट करती है। और जो चीज़ ख़ास इसमें इस्तेमाल होती है वो नेगेटिव आयंस होती हैं। ये जो नेगेटिव आयंस होती हैं ये फ़िज़ा में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है इसी को आयोनाइज किया जाता है इलेक्ट्रोड्स की मदद से, और वो आयंस जब ऊपर उठती हैं तो ये जो नेगेटिव आयंस हैं इनके अंदर 10 से 20 गुना ज़्यादा सलाहियत होती है वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने की, और ये बहुत ज़बरदस्त क्लाउड कॉन्डेंसेशन न्यूक्लियाई बनते हैं। सही। ठीक है, और कुदरती तौर पे भी नेगेटिव आयंस आती हैं फ़िज़ा में, कॉस्मिक रेज की सूरत में स्पेस से भी आ रही होती हैं। लेकिन अगर ये आयंस जनरेट की जिसको हम मसनूई बारिश कह रहे हैं, बारिश तो हकीकी होती है लेकिन हम इसको प्रोसेस को एज अ कैटलिस्ट या ट्रिगर करते हैं, ज़मीन से वेदर स्टेशन लगाते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स के ऊपर, और एक वेदर स्टेशन रफली 20 से 25 किलोमीटर की जो फ़िज़ा है उसमें नेगेटिव आयंस रिलीज़ करता है, और वहाँ वाटर वेपर एब इनिशियो पहले क्लाउड्स बनते हैं चंद घंटों में जाके, और उसके बाद चंद घंटों में वो क्लाउड्स इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि वो बरसना शुरू करते हैं। तो लेकिन इसके लिए लाजमी शर्त ये है कि फ़िज़ा में कम से कम 30 से 40% नमी मौजूद हो। मौजूद हो। तो हमने मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिल के चोलिस्तान का जो वेदर डेटा है पिछले 40 साल का वो एनालाइज़ किया। तो वहाँ से जाकर ये हकीकत पता चली कि चोलिस्तान में साल के 8 से 9 महीने तकरीबन 40% नमी फ़िज़ा में मौजूद होती है। अच्छा। वाटर वेपर, पानी के बुखारात होते हैं। अच्छा, ये बुखारात आते कहाँ से, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पाकिस्तान में बारिश बरसाने वाले या नमी लाने वाले जितने सिस्टम्स हैं, मानसून वगैरह, वो मुख्तलिफ रस्तों से पाकिस्तान में आते हैं। उनमें से कोई भी रास्ता चोलिस्तान के रास्ते नहीं आता, लेकिन जब वो बरस जाते हैं तो उनमें से काफ़ी सारे जो सिस्टम्स हैं वो रास्ता चोलिस्तान वापस जाते हैं। यानी जब वो यहाँ अपनी बारिशें बरसा चुके होते हैं तो जो पानी रह जाता है, जो बरसता नहीं है, वो बरसता चोलिस्तान वापस जा रहा होता है। तो अगर हम वेदर स्टेशन लगा के नेगेटिव आयंस जनरेट करें और क्लाउड फॉर्मेशन कर दें उस वाटर वेपर के ऊपर, तो हम फ्रेश वाटर हासिल कर सकते हैं। तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि 6 से 10 मिलियन एकड़ फीट पानी की बारिश हम बरसा सकते हैं। अच्छा, ये कहिएगा कि इस सारे प्रोसेस में आपने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ही कुछ एलिमेंट ऐड करके हम उसे बूस्ट अप कर देंगे। Exactly. सर, अभी हमें फिलहाल इजाज़त मिल गई है प्रोजेक्ट की, आप कर सकते हैं। कब तक आपको टारगेटेड टाइम में लगता है कि हम इसको टेस्ट ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं? कब तक हम रिजल्ट्स जी, जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम अगले 2 से 3 महीने में वेदर स्टेशंस का इक्विपमेंट इंपोर्ट करके चोलिस्तान में 8 वेदर स्टेशन लगा के 6 महीने का एक ट्रायल रन कर सकते हैं
जिसमें जो कमिटमेंट्स होते हैं इस टेक्नोलॉजी के वो गवर्नमेंट पूरी तरह इवेल्युएट कर लेगी कि कम अज़ कम इस वक्त औसतन 100 मिलीमीटर बारिश होती है चोलिस्तान में, जो कि ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए भी काफ़ी नहीं, इसीलिए वो एक डेजर्ट और एरिड जोन है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो डेजर्ट बना कैसे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि अगर वहाँ ये टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाए तो कम अज़ कम 600 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी, जिससे हमने एक एग्रो इकनॉमिक प्लान बनाया है कि वहाँ 6.7 मिलियन एकड़ रकबा अवेलेबल है चोलिस्तान में जो ज़ेरे काश्त आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये जो चोलिस्तान डेजर्ट है ये पिछले 3-4 हज़ार साल में डेजर्ट बना है। उससे पहले यहाँ एक बहुत बड़ा दरिया हाकड़ा, सरस्वती भी उसको कहते हैं, हिंदू वेदाओं में भी उसका जिक्र है, वो बहता था और हिमालयन माउंटेन से उसी तरह आता था जिस तरह इंडस रिवर आता है। और ये इलाका 7000 साल पहले इंसानों की जो पहली तहजीबें थी बड़े सग़ीर में, यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी 2000 कबल जो पहले शहर बसाए गए थे वो दरियाए हाकड़ा के इर्द गिर्द थे। और इनफैक्ट उनकी आर्कियोलॉजी भी हमारी यूनिवर्सिटी करती है, हम उनको एक्सकवेट कर रहे हैं, उसका म्यूज़ियम बना रहे हैं। तो ये जो ज़मीन है चोलिस्तान की ये बड़ी ज़रखेज़ है, क्योंकि हाकड़ा दरिया करोड़ों साल तक पहाड़ों से मिनरल्स मादनियात लाता था और यहाँ ग्रीनरी थी। लेकिन जब टेक्टोनिक प्लेट्स, जो इंडियन प्लेट है आपको पता है, वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर स्लोली 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करके चढ़ती जा रही, जिसकी वजह से माउंटेन्स और ज़मीन के लेवल चेंज होते रहते हैं। तो कुछ हज़ार साल कबल ऐसा हुआ कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से दरिया हाकड़ा का जो पानी माउंटेन से आता था उसका फ़्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया और वो पानी इनफैक्ट डाइवर्ट हो गया गंगा और जमुना रिवर की तरफ, और हाकड़ा सूखता गया और ये इलाका जो है वो एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ज़मीन नीचे ज़रखेज़ है, ऊपर फ़ज़ा में नमी मौजूद है, एक टेक्नोलॉजी मौजूद है जो उस नमी को बरसा सकती है। जब पानी आ जाएगा तो नीचे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और ज़रखेज़ सरज़मीन की वजह से हम तकरीबन 6 मिलियन एरेबल लैंड, 6 मिलियन एकड़। अच्छा अतर साहब, हमने हमेशा देखा है कि हमने कई शो में भी डिस्कस किया है इस हवाले से कि लाहौर में जब फोग हुआ करती थी तब पंजाब हुकूमत की जानब से ऐलान किया जाता था कि मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। अब अगर हम देखें, आपकी गुफ्तगू बड़े मज़े की है और सुनने का दिल भी चाह रहा है, लेकिन आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि सर ये जो प्रोजेक्ट्स इसको अमली तौर पर हम कब देखेंगे, और दूसरी बात ये कि लाहौर में क्या ये मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि बात तो की जाती है लेकिन जब हालात बिगड़ जाते हैं तब ऐलानात भी होते हैं लेकिन वो मुमकिन नहीं होता सर। जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो टेक्नोलॉजी है जहाँ वेदर स्टेशन लगा के आयंस जनरेट की जाती है, नेगेटिव आयंस, इस टेक्नोलॉजी में ये भी पोटेंशियल है कि जो नेगेटिव आयंस होती हैं ये डस्ट पार्टिकल्स और स्मॉग पार्टिकल्स को भी मैग्नेट की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, मैग्नेट का मतलब है कि अट्रैक्ट करती है, मकनातीसियत एक होती है लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है। तो ये हज़ारों डस्ट पार्टिकल्स और स्मॉग पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके उनको वजनी कर देती है और वो डिसिपेट हो जाते हैं। तो दुनिया में ये टेक्नोलॉजी फ़िज़ा की आलूदगी को और स्मॉग को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ है। और इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि चोलिस्तान में तो बारिश के लिए ट्रायल लगाए जाएँ, लेकिन लाहौर में एक ट्रायल लगाया जाए स्मॉग के लिए, और 6 महीने में इस स्मॉग सीज़न में अगर वो ट्रायल लग जाता है तो टेक्नोलॉजी की जो एफिकेसी है वो हमारे लोगों के सामने स्टैब्लिश हो जाएगी। वेरी वेल एलेबोरेटेड। हम चाहते हैं कि इस पर मज़ीद बात करें लेकिन वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, वक्त के पाबंद होते हैं थोड़े से, लेकिन इन वसाइल को इस्तेमाल करके किस तरह से पाकिस्तान की सूरत हाल को, जो कमियाँ हैं उसको बेहतर किया जा सकता है, ये इसकी एक एग्जाम्पल है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। बैक आफ्टर द ब्रेक। सो ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस शहर की जिसकी लकड़ी बड़ी मशहूर है। गेस व्हाट, हम चिन्योट की बात कर रहे हैं। और अगर अपने घर का फर्नीचर इंटीरियर करना है तो ये सेगमेंट स्पेसिफिकली आपके लिए है कि आजकल बड़ा मशहूर है सर कि फ्यूजन होना चाहिए, मॉडर्न का भी और रॉयल्टी का भी, और सब मिलाकर एक ऐसा घर सजाने की कोशिश करती है, खासतौर पर ख़वातीन, जहाँ पर दोनों चीज़ों का मिक्सचर हो। तो हमारे साथ मौजूद है अली हसन, इनका नाम है, फर्नीचर डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, चिन्योट से ही इनका ताल्लुक है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अली कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप अली बताइएगा, ये जो अब एरा काफ़ी चेंज हो गया है, पहले बहुत बड़े बड़े और रॉयल किस्म के बेड्स और शोकेस और चीज़ें इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब ख़वातीन ज़्यादा पसंद करती है फ्यूजन को, कि मिक्सचर हो, थोड़ा मॉडर्न भी हो, थोड़ा रॉयल भी हो। क्या चीज़ें आजकल मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड में है? जी, वक्त के साथ साथ चलना बड़ा ज़रूरी होता है, और जिस तरह आजकल ट्रेंड है, मतलब ज़्यादा हैवी कार्विंग फर्नीचर को लोग इतना पसंद नहीं करते, उसको सफाई करना, उसमें वो सारा प्रॉब्लम आते हैं। मतलब लोग जा रहे हैं मतलब कि उसी को शॉर्ट करके उन्हीं चीज़ों को आप एक लो बजट और एक अच्छी डिज़ाइनिंग की तरफ उसको ले कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक मतलब लकड़ी का काम पहले होता था, ह्यूज साइजिंग में बेड्स बने होते थे, वो चीज़ों को स्मार्ट कर दिया गया। मतलब ये चीज़ अब जो फर्नीचर इंडस्ट्री है ये स्मार्ट वर्क की तरफ जा रही है, जिसमें चिन्योट का
क्यों मशहूर है? चिन्योट का मशहूर इसलिए है यहाँ की लकड़ी प्लस यहाँ के कारीगर, यहाँ के कारपेंटर जो उनको अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, इस वजह से वो चिन्योट मशहूर है। और चिन्योट बेसिकली मशहूर ही वर्ल्ड वाइड मतलब कि अपने फर्नीचर की वजह से है। मतलब कि यहाँ से लोग जाते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब यहाँ से आउट ऑफ सिटीज़, आउट ऑफ स्टेशन से लोग मतलब इस्लामाबाद, लाहौर और डिफरेंट सिटीज़, बड़ी सिटी से वहाँ जाते हैं लोग, अपने वो जो उनकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना एक माइंडसेट लेके जाते हैं और उसको बनाते हैं। अली, चिन्योट की लकड़ी, चिन्योट का फर्नीचर वो तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, लेकिन आपके पास इतना काम ज़्यादा है कि आप लोग पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहे। हालांकि अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट करने में जाएं तो और ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा होगा। तो ये क्या वजह है कि मतलब या डिमांड इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान से ही कि वो पूरी नहीं हो पाती? बिल्कुल सर, डिमांड की बात भी है, प्लस कुछ हमारे हैं वो पॉलिटिकल जो फ्लॉज हैं हमारे इस सेटअप में, मतलब कि एक्सपोर्ट को हमेशा यहाँ पे उसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर रखा जाता है और इंपोर्ट्स को वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। पहले मतलब कि जब इतना सोशल मीडिया अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम लोग मतलब कि बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवाते थे, इटली से मंगवाते थे फर्नीचर, अपना होम फर्नीचर, मतलब जो लोग पे कर सकते हैं, हैवी मतलब आइटम जिस तरह होते हैं लाइक सोफ़ा सेट, बेड सेट। लेकिन अब जिस तरह अब सोशल मीडिया से अवेयरनेस हुई है, ऑनलाइन बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे क्या हुआ है कि लोगों को अपनी मार्केट, लोकल मार्केट का आइडिया हो गया है कि मतलब ये चीज़ें हम यहाँ से अपने पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ से भी बनवा सकते हैं कम प्राइस में। मतलब एक चीज़ वो इंपोर्ट करवा रहे हैं, लेट्स सपोज उनको वो कॉस्ट कर रही है 10 रुपीज़, वही उनको हाफ प्राइस में अपने लोकल सिटी से मिल रही है, इसलिए लोग अब जा रहे हैं इस चीज़ की तरफ, लोकल मार्केट्स को टच कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद है, हरमीत का सवाल लेते हैं। जी हरमीत। अच्छा अली मैं आपसे जानना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो जाते हैं चिन्योट की तरफ, और बहुत सारे दोस्त हमारे जब जाते हैं और कहते हैं कि भैया ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ओरिजिनल चिन्योट की या जो लकड़ी के हवाले से बहुत सारी दुकानें बहुत सारी हैं फर्नीचर की, लेकिन कई लोग गिला भी करते हैं कि हम जो चीज़ लेना चाहते हैं वो हमें मिलती नहीं है या हमें वहाँ पर मालूमात नहीं होती। तो ये बताइए कि एक अगर चिन्योट का जो ओरिजिनल या वहाँ के जो फर्नीचर हैं या वो जो शॉप्स हैं वो कैसे आप वहाँ से चीज़ें ख़रीद सकते हैं, क्योंकि लोग इस्लामाबाद से जाते हैं या कराची से आते हैं बड़े शौक़ से कि हम जाएंगे चिन्योट से हम फर्नीचर ख़रीदेंगे घर के लिए, लेकिन वो चीज़ जो चाह रहे हैं वो मिलती नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। उससे पहले थोड़ा सा आपको जब भी आप कोई शॉपिंग करने निकलते हैं, मतलब कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, थोड़ा सा उसका नो हाउ होना ज़रूरी है। मतलब उसमें रॉ मटेरियल का को थोड़ा सा नॉलेज लेके जाएं कि मतलब कि ये वाली लकड़ी बेस्ट रहेगी या कौन सी लकड़ी बेस्ट है। मतलब लकड़ी में भी अब टाइप्स हैं, मतलब उसमें आ जाती है हमारी ड्राई वुड प्लस वो जो अभी ड्राई नहीं हुई होती, जो ड्राई नहीं होती उसमें ये प्रॉब्लम आते हैं कि बाद में वो जो उनके टेढ़ी हो जाएगी, कीड़ा लग जाएगा, ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। कोशिश करें मतलब थोड़ा सा नॉलेज लेके निकलें जब भी शॉपिंग करने के लिए निकलें कि हमने ड्राई वुड का फर्नीचर लेना है और किसी रिलायबल सोर्स से लेना है। मतलब ऐसा बंदा जो मतलब एक चीज़ को जानता हो, एक्सपीरियंस्ड हो, प्लस मतलब पुराना बंदा हो वहाँ पे बैठा हो, और मतलब कि उसकी मतलब कि शॉप मतलब एक ट्रस्टवर्दी हो, मतलब वहाँ से खरीदें। कैसे पता चलेगा कौन सी शॉप हाउ टू आइडेंटिफाई, ये बड़ा क्वेश्चन है। आम आदमी कैसे पता करे जो नया गया है चिन्योट में? जी तो वो कैसे देखे? अच्छा, हम ना आपसे ये ट्रिक्स जानना चाह रहे हैं, बिकॉज ऐसा होता है कि आजकल रेप्लिकास बहुत सारे हैं। अब जो हरमीत ने बात की, जो अब्दुल सब बात करें, जो मैं पूछना चाह रही हूँ, जो ऑडियंस जानना चाहती है वो यही है कि देखिए बहुत सारे रेप्लिकास हैं, बहुत सारी शीट्स होती हैं, उनको कवर किया जाता है, पेंट किया जाता है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि एक सही है और ये रियल चिन्योट की ही लकड़ी है। अच्छा, चिन्योट ट्रैवल करना तो बेसिक पर्पस होता है अपनी कॉस्ट कटिंग, ठीक है। अगर जब जाएं तो आप किसी कारपेंटर को साथ ले जाएं, एक ही नंबर 1 ट्रिक है। मतलब कोई ऐसा बंदा जो फर्नीचर को नो हाउ, मतलब घर में जिस तरह पुराने फैमिली में पुराने बंदे होते हैं, मतलब ओल्ड एज वो होते हैं, या कोई सीनियर आदमी होते हैं, या कोई कारपेंटर, उसको ले जाएं साथ। ये एक बहुत अच्छा मतलब कि टिप है, आप उनको साथ ले जाएं जो चीज़ों को थोड़ा समझता हो कि यार ये चीज़ इसने जेन्युइन लगाई है, ये चीज़ ने जेन्युइन नहीं लगाई, ये चीज़ें हैं। बाकी उसके बाद अगला आ जाता है प्रोसेस इसका फिनिशिंग का तो बंदे को देख के आइडिया हो जाता है कि इसने किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया हुआ है, ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपने चिन्योट जाना है ना, तो आप लोग रॉ परचेज करें, फिर उसको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज वे से उसको तैयार करवाएं फिनिश। मतलब एक बंदा लाइक कह सकते हैं कि आप एक चीज़ है, लेट्स वो सोफ़ा है, अब उसको रेडी करवा रहे हैं, अब उसका ढांचा स्ट्रक्चर रॉ स्ट्रक्चर परचेज करें
उसको अकॉर्डिंगली अपने जो आपका रूम और होम का इंटीरियर है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको पेंट करवाएं, उसका फैब्रिक, उसकी कुशनिंग, तो वो आपका सारा वो जो आपके जो घर के अकॉर्डिंगली वो सामान तैयार हो जाएगा, मतलब उसके इंटीरियर के अकॉर्डिंगली। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि उसके मुताबिक तो ये लगता है कि अब सिर्फ लकड़ी की बात नहीं है, आपका जो दूसरा मटेरियल है, फैब्रिक है, पेंट है, ये भी सारा चिन्नौट में अब आपको अवेलेबल बिल्कुल, है। बिल्कुल इसकी ऐसा। बहुत वैरायटी है। पेंट, डिको पेंट भी हो रहा है जी जी, और वार्निश भी हो रही है। वार्निश भी और हो रही कौन कौन सा पेंट है जो मतलब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? सर इसमें जो ज़्यादा चल रहा है वो तो है डिको पेंट। डिको पेंट ही डिको ज़्यादा पेंट होता है। जो ज़्यादातर मतलब हमारे हाउस होल्ड जो कस्टमर्स होते हैं वो इसको लाइक करते हैं कि उसमें कलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। गोल्डन कलर ज़्यादा चलता है मोस्टली, आजकल गोल्डन ज़्यादा गोल्डन कलर चलता है बिल्कुल। उसके साथ लाइट में ब्राउन की एंटीक होती है। अगर वो अभी आपके प्रोड्यूसर उसको दिखाएं तो वो क्लिप एक चलाएं, तो गोल्डन के साथ ब्राउन की एंटीक, वो बड़ी एंटीक से लुक आती है। ठीक है। उसके साथ जो दूसरा कलर वो वाइट एंड गोल्डन, वो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चलता है। साथ में हैंड पेंटिंग का टच आ जाए, कार्ड फर्नीचर के साथ हैंड पेंटिंग हो, प्लस अगर आप इसकी एक और चीज़ है, इसकी एक और बनाना चाहे हाई ग्लॉस पॉलिश। हाई ग्लॉस, एक मैट पॉलिश होती है, एक होती है हाई ग्लॉस। हाई ग्लॉस की जो हाई ग्लॉस होती है उसमें शाइनी लुक आती है, मैट में तो फिर शाइनी होगी, ठीक है। हाई ग्लॉस में एक नेचुरल कलर होता है लकड़ी का, जिस तरह शीशम वुड है, शीशम उसका कलर नेचुरल है ब्राउन। अगर आप उसको हाई ग्लॉस पॉलिश करते हैं, एक अच्छे कारीगर ने उसको प्रिपेयर किया है, उसको तैयार किया है और उसको नेचुरल कलर में शाइन देते हैं, तो उसकी लुक मतलब एक और है। वो डीको से हट के वो पॉलिश कलर में चला जाएगा, उसको बोलते हैं। फिर जो डीको के कलर्स हैं वो तो अपने डिफरेंट कलर्स हैं, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और जो ज़्यादा चलने वाले आजकल मार्केट अच्छा, मुझे ये बताएं अली, पहले ये होता था कि बड़ी कंसाइज से टू द पॉइंट कमरे में फर्नीचर होता था, मतलब उसमें बेड हो गया, शोकेस हो गया, ड्रेसिंग हो गया। अब आर्टिकल्स भी बहुत सारे लॉन्च हो गए ना, लोगों को अपने कमरे में मुख्तलिफ और मुनफरिद ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये मुनफरिद जो आर्टिकल्स हैं, इनमें किन किन चीज़ों का इजाफा हुआ है? आपने भी अगर शुरू से काम शुरू किया तो अब तक आपने उसमें चेंजेस देखे होंगे, आपने देखा होगा किस तरह से मॉडर्न हुआ है। अब कौन कौन से आर्टिकल्स और आइटम्स लोग और बनवाते हैं? जो आजकल अगर हम अपने घरों का हिसाब देखें ना, तो लोग चल जाते हैं सिंपलिसिटी की तरफ। सिंपल आर्टिकल मतलब जिसमें ज़्यादा काम ना हो, लाइट सी कार्विंग हो, लाइट फ्रेम हो, उसको तैयार अच्छा फिनिश अच्छा किया जाए, उसकी तरफ जा रहे हैं लोग। अब सोफ़ा सेट पहले होते तो बहुत हैवी मतलब वो आपका पूरा ड्राइंग रूम वो उससे लकड़ी के वो सामान से भर जाता था। उसी को वो छोटा करके कंपैक्ट करके उसको आपने मतलब कि क्या कर दिया है, उसी को अपने जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली तैयार कर लिया। मतलब लोग जा रहे हैं सिंपलिसिटी की तरफ, मतलब कि उसको थोड़ा सा वही आपकी जो रिक्वायरमेंट है रूम की या घर की, उसको आपने कॉम्पैक्ट करके शॉर्ट करके वही सिटिंग एनवायरनमेंट आपने। जी हरमीत, जी हरमीत। अच्छा अली, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो बड़े खर्चे कर लेते हैं, और जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि अब तो चीज़ें भी बदल रही हैं, लेकिन वो फर्नीचर ले लेते हैं। और आपने एक और बात की कि अगर आपने चनियों उठाना है तो आप मालूमात ज़रूर करें। अब लकड़ी की बात की जाए बाजी, एक तो ये गिला भी होता है या आम तौर पर ये शिकवा होता है कि हमने फर्नीचर अभी नया लिया और कीड़ा पड़ गया। अब एक तो कीड़े का इलाज क्या है, दूसरी बात यह है कि बाजी जो लकड़ी है चनियोट की, कौन सी ऐसी लकड़ी है जिसमें कीड़ा ना पड़ने की जो है वो चांसेस होते हैं कि यार ये ठीक है, हमें ये लकड़ी खरीदनी चाहिए और इससे ही फर्नीचर बनवाना चाहिए। तो वो थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी थोड़े से मालूमात मिल जाएंगी बाजी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए। मतलब कि जब भी आप चिन्नौट जाएं, आपने कोशिश करनी है शीशम की वुड का, शीशम का, क्योंकि शीशम एक ऐसी वुड है जिसकी कार्विंग भी सही होती है, जिसको कीड़ा भी नहीं लगता। कीड़ा लगने वाला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है इनका, कि जब वो लकड़ी गीली होती है, ड्राई नहीं होती, उसमें नमी होती है, नमी वाले इन्वायरमेंट में उसको कीड़ा लग जाता है। तैयार चीज़ आपकी वो एक वो डस्ट की टाइप की वो चीज़ मतलब गिरना शुरू हो जाती है। आप जब भी जाएं शीशम की वुड लें, शीशम प्लस ड्राई हुई हो, उसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है, मतलब ब्राउनिश। कलर क्या होगा? वेट होगी तब भी ब्राउन ही होगी, लेकिन वो नमी उसमें होगी, नमी होगी। जो गीली होगी उसमें कीड़ा लगने के चांसेस 99% है। जो ड्राई है उसमें अब लगा लें 1% 2% उसको भी लग सकता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, लेकिन उसमें चांसेस ना होने के बराबर है। मतलब लकड़ी का ड्राई होना वो बड़ा ज़रूरी है। प्लस लकड़ी आप शीशम का फर्नीचर लें, क्योंकि शीशम स्पेशली है ही चिन्नौट में जो मशहूर, जो कारीगर इसके ऊपर काम करते हैं और दिल लगी से काम करते हैं और अच्छी चीज़ बना के देते हैं।
ये चीज़ एक मशहूर है चिन्योट की, मतलब शीशम की वुड के ऊपर कार्विंग। मशहूर चीज़ के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया। अली थैंक यू सो मच, Thank you. अच्छी दी है। जो लोग भी जाएं, खासतौर पर जो लोग चिन्योट से फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, इन टिप्स को कीप इन माइंड रख कर अपने घर का इंटीरियर करें। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। दुआ जी ब्रेक के बाद लाहौर में वैसे तो कहा जाए तो परिंदों की कमी हो गई है। ऐसे ऐसे नायाब परिंदे हुआ करते थे कभी जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और उसकी वजह माहौलियाती ये आलूदगी कही जाती है, दरख्तों की कमी कही जाती है। अब परिंदे आपको अगर आपने देखने हो खुश रंग और ख़ूबसूरत परिंदे तो वो वही हो सकते हैं जो आप बाहर से इंपोर्ट करें और आप मंगवा के करें। ये जो नौजवान हमारे साथ बैठे हैं, मोहम्मद उमैर और आगा अम्मार, ये यही काम करते हैं, बाहर से परिंदे मंगवाते हैं और वो लोगों के घरों की जीनत बनते हैं। इनसे चल के बात करते हैं। उमैर, आपकी आमद का शुक्रिया। आगा अम्मार, आपकी भी आमद का शुक्रिया। कितने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हैं और कौन कौन से मुल्क से परिंदे मंगवा रहे हैं? सर 1.5 ईयर्स हो गया हमें ये काम करते हुए, मतलब ग्रेजुएशन करने से पहले हमने स्टार्ट किया था, अभी हम ग्रेजुएट हो गए। और हम लोग जो ब्रीड थी वो यूरोप से इंपोर्ट करते थे, पूरे यूरोप से हम लोग मंगवाते थे, उसको हम शामू कहते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम जो हमने किया वो एशियन बर्ड है, जो हमने मतलब कि जो पूरे एशिया में पाया जाता है, वाया श्रीलंका हमने जो है उसको इंपोर्ट किया, और पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम वो चीज़ पहली बार इंपोर्ट हुई है, जिसको पैरेट बिग लॉन्ग टेल सील कहते हैं। ठीक है। और क्या खूबी क्या है उस परिंदे की, मतलब वो क्या इजीली हमारी एनवायरनमेंट में रह सकता है? यूरोप का जो परिंदा होगा वो तो मुश्किल वो ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ईजिली रह लेता है, ये एशियन बर्ड है, वो मसला नहीं होता। और इसकी खासियत ये है कि इसकी जो चोंच होती है वो तोते की तरह है, और इसकी दुम प्रॉपर अगर आप दिखा सके तो पूरी प्रॉपर मोर की तरह दुम होती है इसकी। और ये खुद एक मुर्गा है, मतलब कि ये अगर आप देखें कि जिस तरह हम लोगों को गाड़ियों का शौक होता है तो हमें एक अच्छी गाड़ी देखने का जो है तजस्सुस होता है, और एक हमारे लिए मतलब सपना होता है हमारा। इसी तरह सेम अगर एक असील लवर है, क्योंकि असील लवर हमारे पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, तो उनके लिए सपना था इस बर्ड को देखना, जो हमने उनका सपना पूरा किया यहाँ मंगवा के। हाँ, फ्यूजन लग रहा है ना, अगर हम दिखा भी रहे हैं ऑन स्क्रीन तो इट सीम्स टू बी लाइक कि मुर्गा भी है जैसे आप कह रहे हैं, बट उसकी चोंच जो है वो तोते की तरह है। तो ये बहुत सारी 2-3 चीज़ों का इम्तजाज बड़ा अच्छा है, नायाब परिंदा है। अच्छा ये बताएं मार कि ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है पाकिस्तान में? ज़्यादातर लोग, बहुत सारे शौकीन होते हैं परिंदों के, तोतों के बड़े शौकीन होते हैं, तो आपको क्या ज़्यादा डिमांडिंग लगता है? जो ये ब्रीड एक्चुअली ये कोई रिसेंट ब्रीड नहीं है, इट हैज़ बीन इन एशिया फॉर मोर देन 10 ईयर्स, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो लोग सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू ये देखते रहते थे। पाकिस्तानी जो ये लवर्स थे, ओवर द टाइम उनका शौक डेवलप होता रहा। हम लोगों ने इस फील्ड को एज ए बिजनेस ज्वाइन किया था, मगर जो लोग एक्चुअली इस पे जो लव करते थे इन बर्ड से, उनके लिए एक्चुअली ड्रीम था to see this और एंड वी गॉट टू सी दैट एक्चुअली हम लोगों के थ्रू द ड्रीम्स केम ट्रू, बिकॉज हमारे पास जो इनिशियल कस्टमर्स आए हैं जिन्होंने हमसे शिपमेंट के पहले 2-3 दिनों में बाइंग की है, तो वो बस यही कहते थे, कस्टमर रिव्यू हम एक शूट करते हैं तो उसमें ये कहते थे कि हमारा सपना था एंड ये आज हमारा सपना हमने पूरा किया है। हाँ, टू सी दिस लाइफ, टू बाय दिस वन डे, तो वो एक बहुत अच्छा खुशी होती है और डिमांडेड। अच्छा, बहुत सारे अगर हम देखें तो लाहौर में मुख्तलिफ या कुछ ऐसे इलाकों में यहाँ पे मुकामी ऐसे परिंदे हुआ करते थे जो अब नहीं रहे। तो एक तो आप ये बाहर दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे जो इलाके छोड़ के किसी और इलाके गए, तो क्या उनकी वापसी के लिए भी इसी तरह कोई काम हो रहा है आपकी जानिब से? जी, एक्चुअली हम लोगों का गोल तो इन दी एंड यही था कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। सिंस वी बीन इम्पोर्टिंग, पिछले 6 से 7 महीने से जब हम ये बर्ड इम्पोर्ट भी कर रहे थे, तो जिससे इम्पोर्ट करवा रहे थे उससे हम एक्सपोर्ट की भी बात कर रहे थे कि पॉसिबल अगर हो सके कि हम यहाँ का कोई नेटिव बर्ड, यहाँ का कोई असील बर्ड जिसकी डिमांड पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा है, हम किसी तरह एक्सपोर्ट कर पाएँ, एंड वी आर इन दैट प्रोसेस। लेकिन ऑब्वियसली हमारी तरफ से वर्किंग कंप्लीट है, बट अनटिल अनलेस जो इम्पोर्टर्स हैं जो मंगवा रहे हैं चीज़ को, अनटिल अनलेस वो लोग अपनी कंप्लीट एफर्ट नहीं देते, तो देयर इज गोना बी लैकिंग समवेयर। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गोल यही है कि वी विल एक्सपोर्ट दिस बर्ड वन डे। गोल यही है कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह जो हमने ये वाला बर्ड भी मंगवाया है, ये आप समझ लें कि हर मुल्क में सिर्फ 2% पाया भी नहीं जाता, मतलब कि ये बर्ड ना होने के बराबर है, एशियन बर्ड है। और इसकी यूरोप में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि मतलब वो भी क्रेजी हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि यूरोपियन जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं असील पे, वो हमारे पाकिस्तानी परिंदे ये वो मिला के ब्रीड्स तैयार करते हैं।
तो वो भी बहुत क्रेजी हैं इसको देखने के लिए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग बाइंग करते थे, वो इंटरेस्टेड हैं कि हम उनको ये चीज़ें एक्सपोर्ट करें। और लेकिन अभी हमने शिपमेंट मंगवाई है, अच्छा, हम यहाँ फिर पे तो ब्रीड करवाएंगे। और थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो आप बात कर रहे हो कि जो ये बर्ड है ये बहुत ज़्यादा फेमस है यूरोप में। अब आपने जो जिक्र किया कि यूरोप के जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे उनका रहना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इनका ये कैसे इनको मेंटेन किया जाता है? इनकी रिहाइश या रहने का जो तरीका होता है, क्या ये रह लेते हैं उधर आसानी से? सर इसमें यह है कि ये क्योंकि एशियन परिंदा है, एशियन परिंदा है, तो ये बहुत सख्त जान होते हैं। एज एन सील जो पाकिस्तान के भी होते हैं वो बहुत सख्त जान हमारी होते हैं। तरह तो ये बिल्कुल है, ठीक तो ये ये बिल्कुल गर्मी सर्दी बर्दाश्त, क्योंकि पाकिस्तान हर मौसम जो है वो अच्छी सवेर सर्दी भी आती है, नाजुक सवेर गर्मी भी आती हर तरह का है। मौसम तो है। ये है कि ये यूरोप में जाके इजीली एडजस्ट कर लेते हैं और उनके पास माहौल बहुत ज़्यादा, उन्होंने प्रॉपर लॉन्स तैयार किए होते हैं जो हम लोग जिनसे बाइंग करते थे, तो उनके पास बहुत अच्छा माहौल है इनको प्रोवाइड करने के लिए, तो रह लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ड्रीम कम्स ट्रू तो ये स्टोरी तो चलिए आप लोगों ने कर ली, लेकिन इसके अलावा होता है कि बहुत सारे ऐसे और भी परिंदे और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंपोर्ट किया जा सकता है जो लोग बहुत पसंद करते हैं। आपका फ्यूचर गोल क्या है इस हवाले से? मजीद क्या क्या इंपोर्ट करने का प्लान है जो लोग ज़्यादा चाहते हैं कि वो वांट टू सी दिस वन एज वेल? देखिए एक्चुअली दिस इज़ आवर फर्स्ट फील्ड जिसमें हमें वी गेन सक्सेस। ऑल्दो हमारी एज बहुत थोड़ी है बट हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत फेलियर्स फेस कर चुके हैं हम। अच्छा। और हमारा गोल भी नेवर, हम लोगों को इंपोर्ट करते हुए कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती है ऑनेस्टली, बिकॉज एक तो एक मार्केट गैप है एक बहुत अच्छा, ठीक है, दिस इज़ अ मार्केट गैप। हमें पता ऑब्वियसली डिमांड बहुत हाई है फॉर समथिंग, तो हम उसको इंपोर्ट करके वी कैन कैश आउट गुड। लेकिन हमारा इन दी एंड गोल ये कि वी हमारी कंपनी का नाम होपलैंड है, वी वांट टू बिकम एक्सपोर्टर्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट दैट इज़ ईजिली एक्सपोर्टेबल। जिस तरह आप हे कर लें, मैंगोज़ कर लें, ऑरेंजेस कर लें, एवरीथिंग जिसकी पाकिस्तान के पास एक अच्छी सप्लाई है और बाहरी किसी भी मुल्क में डिमांड है, तो हमारा गोल यही है कि हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएँ। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो ले आए परिंदे आप, अब इनके नेचुरल एनवायरनमेंट को रखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? खाना इनको क्या चाहिए होता है? इनकी देखभाल के लिए, निगहदाश्त के लिए क्या कोई स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं और किस तरह के घरों में इनको रखा जाता है? फिर सर ये परिंदा आम नॉर्मल परिंदों की तरह ही है, ये अच्छा। वहाँ पर यानी जहाँ आप से अगर लोग- इसको वाइल्ड में छोड़ इसको देंगे कोई मसला नहीं है, ये एक 5x5 के केज में इजीली रह सकता है और फीड नॉर्मल डाइट वगैरह वही है जो एक आम परिंदे खाते हैं। इसकी डाइट भी बिल्कुल चेंज नहीं है, बस इसकी प्राइस बहुत हाई है, ठीक है, तो जो ये लेते हैं तो उसके टेक केयर में ज़रा वो ज़्यादा जो है वो निगहदाश्त अच्छा, इसकी प्राइस ज़्यादा इसकी है बिकॉज वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नहीं अच्छा, है, आप डिमांड लोग ले सप्लाई। तो आए हैं, लेकिन अब इसकी ऑब्वियसली सर प्रोडक्शन यहाँ पर भी अगर ज़्यादा होगी, उस तरह से होगी, तो ये यहाँ पर भी उतनी तादाद में पॉसिबल है कि हो सकता है। बहरहाल गुड इनिशिएटिव बाय यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये वो यंगस्टर्स हैं जो एक आईडी के साथ आते हैं, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कि किस तरह से पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों को लॉन्च किया जा सकता है। सो हमने इनको इसलिए बुलाया प्रोग्राम में ताकि आप लोगों से मुलाकात करा सकें। हमने एक क्लोजिंग करनी है अब और आपसे लेनी है इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।